नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन बजरी। इस बहस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में जब सूबे के मुख्यमंत्री ने अवैध बजरी खनन पर अपना दर्द बयां किया तो हमने ये तय किया कि हम सूबे में बजरी खनन की, बजरी माफिया की पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यही स्थितियां सूबे के भीतर हैं। दरअसल प्रदेश के 10 जिलों में हमारे रिपोर्टर्स ने जिले में अवैध खनन की हकीकत की पड़ताल की। हम खुद हैरान रह गए। आज दिन भर हर घंटे हमने एक जिले की जमीनी हकीकत आपको दिखाई। इस पूरी पड़ताल में एक बात साफ तौर पर सामने आई कि अवैध बजरी का कारोबार पुलिस और माफिया की मिलीभगत से हो रहा है। अवैध बजरी खनन का कारोबार जी मीडिया के कैमरे में कैद भी हुआ। दलालों ने जी मीडिया के कैमरे पर यह कबूला कि पुलिस के साथ उनकी सेटिंग है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद बजरी खनन पर लगाम चाहते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन माफिया के साथ मिल जाए तो अवैध खनन पर लगाम कैसे कसी जा पाएगी। इन तमाम सवालों पर बहस के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज रहेंगे, जिनसे पहले आपका परिचय करा दें। और निश्चित रूप से वो तमाम लोग जो आज बजरी खनन को लेकर परेशान हैं, वो भी इस खास कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। जयपुर और उदयपुर से गेस्ट हमारे हैं, कोटा और अजमेर से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। आज जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लाइन पर लाइव टेस्ट करेंगे कि आखिर क्या वो इन तमाम सवालों का जवाब दे पाते हैं बेबाकी के साथ, क्या बता पाते हैं कि ये सब क्यों चल रहा है। उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आज भी दुखी हूँ वो बजरी को लेकर, क्योंकि जनता लुट रही है। जी, यही वो बयान है जिसकी वजह से हमने आज दिन भर बजरी के अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाई। हमने सुबह से शाम तक लगातार हर घंटे अलग अलग जिले की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। हमने अलवर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर और 12 जिलों में अवैध बजरी खनन की पड़ताल की। हमने इसकी शुरुआत अलवर से की तो यहाँ दलाल कैमरे पर खुलेआम पुलिस के साथ सेटिंग्स की बात स्वीकार कर रहा था। खाली करवा के बाद आ जाए तो ना कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत ही ना, खाली हो जाए। तुम्हारा नाम ले लूं भाई, वहाँ से लाया मैं तो भाई। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ना। तुम तो अबू देता होगा ना खर्च। कोई दिक्कत ना, हमारा नाम ले दो, कोई दिक्कत ना। पहली बात कोई आएगी ना कुछ ना, हमारे ऊपर तो दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं होगा, हमें हम सुनो वहाँ रहेंगे, खाली करवाएंगे, सारा काम करवा के कंप्लीट करके आएंगे। पुलिस की कमाई बढ़ गई, कुल मिला तगड़ी कमाई होगी पुलिस, है ना। पुलिस कैसे लेती है? पुलिस तो साहब बहुत ज्यादा, 2.5 लाख रुपए कटे पकड़े जाए तो पर्ची कटती है RTO की। तो तुम कैसे निकालते हो फिर गाड़ी? अब निकालेंगे साहब, तो अपने अपनी सारी सेटिंग से निकलेंगे। लेकिन ये सिर्फ अलवर की तस्वीर नहीं है। अलवर से कोटा और सवाई माधोपुर से बाड़मेर, हर तरफ तस्वीरें एक सी हैं। हमारी दिन भर की पड़ताल में एक चीज साफ निकलकर सामने आई कि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन की बजरी माफियाओं के साथ गठजोड़ है। बजरी माफियाओं से होने वाली वसूली का हिस्सा जिला प्रशासन के अधिकारियों में ऊपर तक पहुंचता है। तभी दिन में खुलेआम सड़कों से बजरी से भरे ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कलेक्टर और SP अवैध खनन पर आंख मूंद लें तो प्रदेश में अवैध खनन कैसे रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो तस्वीरें आपने देखी। अभी तक तो आप इस बात की तह तक खुद भी जा चुके होंगे कि आखिर सूबे के भीतर किस तरीके का हाल है। मुख्यमंत्री को विधानसभा के पटल पर खुद ये बात कहनी पड़ती है कि वो चिंतित हैं क्योंकि बजरी खनन हो रहा है, लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री चिंतित हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, वो आखिर क्यों पीछे है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही और क्यों लापरवाह है, और क्या सिर्फ लापरवाही है या मिलीभगत है माफिया के साथ में। हमारे साथ खास पैनल है। सबसे पहले परिचय कराते हैं, जगदीश राज चरमाली साहब हैं, कांग्रेस नेता उदयपुर से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं,
आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और बीजेपी के नेता हैं जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ अनुराग हर्ष साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका है। और नवीन शर्मा जी, ऑल राजस्थान बजरी ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं आप, जयपुर से आप भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ आनंद सिंह सोढ़ी साहब, अध्यक्ष दस्तक एनजीओ के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं जगदीश राज श्रीमाली साहब, सबसे पहले आपसे, चूंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो चिंतित हैं। पहली टिप्पणी, जो तस्वीरें हमने देखी और जो सुबह से लगातार जी राजस्थान दिखा रहा है, उस पर। जगदीश जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आपसे ही मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से सुबह 9 बजे से जी राजस्थान लगातार एक एक खबर दिखाता रहा, एक एक जिले की तस्वीर बताता रहा। देखिए, हमारे रिपोर्टर भी लगातार हैं, आज दिखाई दिया और कल भी दिखाई दिया था। आपने देखा होगा कि सवाई माधोपुर में पुलिस प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, बात पूरी करें। मेरी आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। वो कुछ तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है आपकी आवाज पहुंचने में। आप तक आएंगे जगदीश राज श्रीमाली, क्योंकि आपकी यहां पर प्रतिक्रिया भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार सूबे के भीतर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं और खुद उन सरकार के मुखिया चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन चिंतित नहीं है, इसलिए बड़े सारे सवाल हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आपके पास आते हैं। टिप्पणी आपकी सबसे पहले, सुबह से लगातार दिखा रहा है जी राजस्थान और एक एक खनन माफिया की गठजोड़ किस तरीके से प्रशासन से है वो भी दिखाने की कोशिश की है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पिछले 15 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बजरी के मामले को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि हर आदमी के लिए आवश्यक है, मकान बनाने के लिए बहुत ज़रूरत की एक प्रोडक्ट है और इसको लेकर गांव-गांव ढाणी तक कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम बजरी का जो ये खनन चल रहा है अवैध, उसको हम रोकेंगे और इस जो बजरी का जो प्रकरण चल रहा है उसको सुलझाएंगे। परंतु आज 15 महीने हो गए। आज 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के अधिकारियों की जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जो 25,000 का बजरी का ट्रक है वो आम आदमी को 75,000 रुपये में मिल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी इस बात को स्वीकार किया कि जो बजरी का ट्रक है 20-25 हजार का है वो 60-70 हजार रुपये में मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर असफल हुई है, फेल हुई है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जनता लूट रही है। जो बजरी का ट्रक 25,000 का लोगों को मिलना चाहिए था उसके ऊपर 50,000 रुपये का पुलिस, परिवहन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, ये सब लोग मिलकर इसकी लूट खसोट मचा रहे हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम है इस मामले में, विफल हो गई है। सरकार नाकाम है या नहीं, लेकिन सरकार की मंशा तो स्पष्ट होती है। अभी तक सरकार की मंशा, दरअसल मुख्यमंत्री जब ये बात विधानसभा के पटल पर कहते हो तो ये बात साफ तौर पर झलकती है कि सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री की ये मंशा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, वो क्या कर रहा है वाकई में नहीं कर रहा है, उसकी तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं, कैमरे पर कैद होती हैं, जो जी राजस्थान सुबह से दिखा रहा है। इसलिए बड़ा सवाल हमारे साथ में लगातार हम उठाने की कोशिश अपने खास पैनल के साथ कर रहे हैं। आनंद सिंह जोड़ी साहब, आपके पास आते हैं। एनजीओ आप चलाते हैं, अध्यक्ष हैं, तमाम तरीके के विषय आपके पास आते हैं, लेकिन जिस तरीके का खनन से जुड़ा हुआ यह विषय जो सूबे को खोखला कर रहा है, मुख्यमंत्री खुद चिंतित हो रहे हैं, लेकिन विभाग जिस तरीके से कर रहा है, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, मेरा एनजीओ है दस्तक और करीब 3-4 साल पहले जब यहाँ पे ट्रक 10,000 से 12,000 रुपए का आता था
और पिछली सरकार ने जो 82 जो 82 लीज दी थी, बड़ी बड़ी लीज, उन लीजों को लेने के बाद ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी से रुपए कुछ बढ़ाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। नदियों को खोदा, इतना गहराई तक खोद दिया कि 3 मीटर तक खोदनी चाहिए, उसको उन्होंने 10-10 मीटर तक खोद दिया। जहां पे धूल उड़नी चाहिए वहां पानी डालना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, रिफ्लेशमेंट की स्टडी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब मेरे एनजीओ ने आरटीआई का सहारा लेकर और सारे इनके रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि 60 करोड़ रुपया में जो ठेके पहले चलते थे पूरे राजस्थान के, इस बार पिछली सरकार ने जो किया 450 करोड़ रुपए का राजस्व उनको मिला। तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो पर्यावरण का भी ख्याल रखे और उनको ईसी भी दे। ना तो उनको ईसी दी गई, लटका के रखा गया उनको इसी के चक्कर में, और जनता पिसने लगी और बजरी महंगी होती चली गई। तब मैंने जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो लगी हुई थी रिट, उसमें मैं पार्टी बना। पार्टी बन के मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हमारे यहाँ पे पर्यावरण में इतना नुकसान हो रहा है, यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, लूट खसोट हो रही है, मुंह मांगी रेटें ली जा रही हैं। मैं वहां पे पार्टी बना। उसके बाद इसके ऊपर 16 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है। अब देखिए, रोक लगने के बाद रोक का मतलब ये था सर कि बजरी बंद, यानी जो एलओआई सवाल देखिए आनंद सिंह साहब, एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा आपके जरिए। जो बात आपने कही है, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक दिया, बीच में रोक दिया, लेकिन सवाल यह है कि लीज मिली थी, यानी कि लीगल माइनिंग के लिए लीज मिली थी। जो नियम थे, जो निर्देश थे कि आप कितनी गहराई तक खोद सकते हैं, उससे नीचे खोद दिया गया। इसलिए आपने जब रिट लगाई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव किया कि साहब रोक दो, बंद कर दो, लेकिन फिर भी होता रहा। तो दोबारा जब खोदने वाले जो लोग हैं वो हैं कौन? वही लोग हैं या दूसरे ऐसे खनन माफिया हैं जिन्होंने इस आड़ में अपना व्यापार, काला कारोबार चमका लिया? ये टिप्पणी आपसे चाहेंगे इस पर। उसके बाद नवीन शर्मा के पास जाऊंगा मैं, क्योंकि वो भी लगातार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं इस मामले को लेकर। आनंद भाई देखिए हुआ क्या कि जब पहले जो छोटी छोटी लीजें थी राजस्थान में 3-4 साल पहले, तो प्रत्येक गांव में 1-1, 2-2 ठेकेदार होते थे और थोड़े थोड़े ब्लॉक्स को बजरी का खनन करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े ग्रुप्स आए और उन्होंने 700 से 800 गुना ऊंची दरों में बजरी की लीजें ली, तो वो जो छोटे छोटे ठेकेदार जो गांव में अपना पेट पालन करते थे या उनके मजदूर ट्रैक्टर जो काम करते थे, वो बिल्कुल बेकार हो गए। उनके पास में कोई काम नहीं बचा, वो बस बैठे देख ही रहे थे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से 2-3 साल की जो प्रक्रिया बहुत लंबी थी, आगे आएगा टाइम तो बताऊंगा, उस प्रक्रिया के दौरान जब ये बंद हो गई तो उन लोगों को मौका मिल गया अपने अपने गांव के नजदीक नदियों में अवैध खनन करने का। और वो लोग और वहां के स्थानीय नेता ये मिलकर के वहां के जो माफियाज थे, वो बदमाश टाइप लोग, और पुलिस का संरक्षण, खान विभाग का संरक्षण उनको मिला। तब जाकर के उन लोगों ने अपनी एक टीमें बनाई और टीम बना करके उन्होंने अवैध खनन को शुरू किया। अगर शुरू में ही उसको रोक दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर उस पर सख्ताई से डंडा चलता, तो शायद ये पनपते ही नहीं माफिया, बजरी माफिया। लेकिन चूंकि सरकार ने आंखें मूंद ली, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने कहा 5 करोड़ रुपए कहां जाते हैं, इनके तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रुपए अब कहां से आएंगे, किसके पास में जाएंगे। ठीक है, इस बात का जवाब जगदीश राज श्रीमाली साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले नवीन शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। एक टिप्पणी आपसे भी, जिस तरीके का ये मामला है आप भली भांति परिचित हैं, लगातार जी राजस्थान ने भी दिखाया है कि क्या कुछ कर रहा है खनन विभाग, क्या कुछ कर रहा है पुलिस प्रशासन और कहां है जिला प्रशासन ऐसे मामलों में। पहली टिप्पणी। देखिए जहां तक खनन का सवाल है और प्रदेश में इस टॉपिक का सवाल है, अगर वास्तव में जी न्यूज़ के माध्यम से मैं इस प्रदेश की जनता एवं सरकार को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक तो सबसे बड़ा इस मसले का नहीं सुलझने के पीछे कारण ये है कि आज हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, अशोक गहलोत जी, जिनको गांधी के नाम से जाना जाता है, इतने अच्छे सुलझे हुए ईमानदार मुख्यमंत्री हैं,
उन तक निचले स्तर के अधिकारी है, इसकी वस्तुस्थिति से उनको ज्ञान नहीं होना देना चाह रहे। और जहां तक सवाल है ज्ञान का, जब तक उनको पूरी स्थिति के ज्ञान नहीं होगा, जो उनको समाचार दिए जा रहे हैं, उनको फीडबैक दिया जा रहा है, वो गलत दिया जा रहा है। और इसी का कारण है कि आज के 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने हमें दुखी नजर आए विधानसभा के अंदर। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि जो 25,000 का ट्रक है वो 75,000 में बिक रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी आज का मैं आपको ताजा उदाहरण दूं, हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय जो राजस्थान सूबे के इतने बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक बयान आया राजस्थान पत्रिका के अखबार में भी अच्छे शब्दों में छपा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा के हमने सीईसी का गठन करवाया है। बड़ा दुखद विषय है कि सीईसी का गठन कराना तो बहुत बड़ी बात है। इनके वकील, मैं वहां पिटीशन इन पर्सन खुद अपीयर हुआ हूं, माननीय सीजे साहब ने मुझे 20 मिनट तक सुना। उन्होंने 20 मिनट तक सुना, मैंने सीजे साहब के सामने सारी स्थिति बताई और उन्होंने खुद के ऑर्डर में, आप काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको दिखाना चाहूंगा, उन्होंने खुद ने डिफाइन किया अपने ऑर्डर में। और मैं पढ़ के बताऊंगा कि फाइंड द इशू इज द माइनिंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान बिकम ए एक्सट्रीमली complicated, probably chaotic. The petitioner before us blame each other for the present situation. In these circumstances, we consider the appropriate to accept the suggestion of Sri Naveen Sharma. The petition appear in the person in CP number 674 in SLP number 34811. That the CEC should be empowered to go the issue and submit a report to this court on the proven relation. मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आज जब हमारे सूबे के सीएस मुख्य सचिव महोदय गुमराह इतने हैं, उनको निचले अधिकारी ये तक नहीं बता रहे कि राजस्थान सरकार की तरफ से नवीन भाई वही तो सवाल उठा रहे हैं बार बार। नवीन भाई सवाल वही है कि जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उन तक जो नीचे से रिपोर्ट जानी चाहिए वो गलत जा रही है। इसका मतलब जैसा आपने उठाया सवाल, देखिए आपकी बात जो आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है अभी, हमारे सूबे के कोर्ट का ऑर्डर, नवीन भाई माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं। दरअसल देखिए एक सेकंड मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं आपकी बात पे। दरअसल क्या है, ये प्रोग्राम सूबे की जनता भी देख रही है, बहुत सरल और बड़े सरलीकरण वाले शब्दों में वो समझना चाहती है कि साहब ये दिक्कत क्यों है, अगर ये दिक्कत है तो उसका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है। इस बात को कोर्ट का ऑर्डर जो तस्दीक करता है उसको सरल भाषा में थोड़ा सा समझाएं, उसके बाद हम अगले मेहमान पर जाएंगे। उदाहरण दिया है आपको मैं उदाहरण दिया है कि हमारे सूबे के चीफ सेक्रेटरी को भी जब उनके अधीनस्थ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, उनको वस्तुस्थिति तक नहीं जाने दे रहे। हमने कई बार मिलके उनको इस मामले में उनको सलाह देने की कोशिश की, हमारे को अधिकारियों ने उनसे नहीं मिलने दिया। चीफ मिनिस्टर साहब खुद मेरे से मिलने के इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा आप आओ अपन डिस्कस करेंगे। मैं उन्हें इसका रास्ता बताना चाह रहा था, लेकिन ये अधिकारी नहीं चाहते कि राजस्थान सॉल्यूशन पर आएंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में इस पर भी चर्चा करेंगे नवीन भाई कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप लोगों के नजरिए, क्योंकि आप लोग भी एक तरीके से एनालिटिक लेवल पे इस पे काम करते हैं। हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों के नजरिए से क्या है, क्योंकि लगातार आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। 2000 नहीं आएंगे नवीन भाई, एक रिएक्शन ले लूं जरा मैं चाहता हूं कि पहले रिएक्शन ले लें फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। भी बहुत समय है, सभी का विचार मैं यहां पर लूंगा, लेकिन जगदीश राज श्रीमाली साहब जो कि उदयपुर में इस वक्त लगातार हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जगदीश भाई आपके पास आते हैं, जो बात आप शुरू में कह रहे थे, मैं चाहूंगा पहले बात पूरी करें। जिस तरीके का यह विषय है इस पर टिप्पणी आपकी। ये बहुत ही राजस्थान के लिए बड़ी अवैध खनन, बजरी खनन का जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चिंतित है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से इस बजरी का
पिछली सरकार के समय से जो अवैध खनन की प्रक्रिया चल रही है और जिसको एक माफिया बनकर राजस्थान में जनता को जो लूटा जा रहा था उसको वो अंकुश लगाने के लिए प्रयत्नशील है। और आपने देखा होगा कि कल सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा के वहां पर जो छापेमारी हुई, जिसमें कई डंपर पकड़ाए, कई ट्रैक्टर पकड़ाए, कई ट्रक पकड़ाए, और जो पुलिस को भी अब एक्टिव होकर एक्शन लेना पड़ रहा है। मैं जी मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की जनता के इस मुद्दे को बहुत ही ऊंचा उठाकर लोगों की भावनाओं को आपने जिस तरीके से जो आज वो लोगों के समस्या है, जो आज गरीब आदमी जो वास्तव में एक ट्रैक्टर और एक ट्रक रेती खरीदने में असमर्थ है, ऐसे मुद्दे को हम सब जनता को भी जागरूक होना चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे हम जनता हो, हम सबको अलर्ट और एक्टिव होकर इस अवैध खनन को रोकने के लिए और हमको एक सुचारू सुव्यवस्था करनी चाहिए। मेरा तो एक सुझाव है कि पंचायतों को, जिस पंचायत को जिस नदी जिस क्षेत्र में है उस पंचायत को ये बजरी खनन का उसको अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो लूट खसोट नहीं हो। बड़े बड़े माफियाओं ने जो इसको रेती पे कब्जा कर लिया, इस बजरी पे जो कब्जा कर लिया, उससे मुक्त कराने के लिए यही है कि हम पंचायतों को इस नदी का खनन और जो बजरी खनन का काम हम अगर उनको देते हैं तो वो लूट रोकेगी, क्योंकि वो पंचायत के लोग वही क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं। और जो माफिया है जो वो तो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनकी बड़ी पहुंच होती है, पुलिस प्रशासन तक उनका अप्रोच होता है। इसलिए वो लोग फिर 20,000 का जो ट्रक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 20,000 का ट्रक 50 में बिक रहा है, वो उन माफियाओं की वजह से बिक रहा है। इसलिए हमारा यह सुझाव है कि हम पंचायतों के स्तर पर खनन करवाएंगे तो हमको वापस हमको कम रेट में 20,000 में, 15,000 में, 18,000 में हमको रेती का ट्रक मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ अनुराग हर्ष साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर स्टूडियो में आप मौजूद हैं। आपके पास आते हैं अनुराग जी, 2-3 बातें निकलकर सामने आई हैं। जैसा जो दस्तक एनजीओ के अध्यक्ष हैं आनंद साहब, उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं थी, जो लीज का उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बताया, और उसके बाद कहा कि जो लोकलाइट्स थे वो कहीं ना कहीं इस मामले में हावी हो गए और वहां पर कुछ गठजोड़ बनाया, नेक्सस बनाया, और उसके बाद वो सब काम करने लगे, कुछ माफिया से भी उनका जोड़ाव हो गया। जहां तक बात नवीन शर्मा ने कहा कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उन तक सही रिपोर्ट पहुंचती नहीं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद चिंता जाहिर की है, बीजेपी नेता की तरफ से भी टिप्पणी आपने सुनी और कांग्रेस नेता का भी अपना एक प्रतिक्रिया सुनी है। टोटलिटी में आप कहां तक पहुंचे इन तमाम बयानों को देखते हुए? अनुराग हर्ष जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है ये एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में ये बोलता है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो सत्य को सबके सामने लेके आ रहे हैं। हाँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब मकान बनने बंद नहीं हुए, 2017 से रोक लगी, उसके बाद कोई मकान बनने बंद नहीं हो गए, तो निर्माण तो होगा। तो जो आपूर्ति और मांग के बीच में जो स्थिति है उसको सुधारने की जरूरत है। नियम और कानून 2017 से पहले भी थे और आज भी हैं। उन नियमों को अगर उस समय पालना ढंग से की जाती, उस समय भी यही नियम बने हैं कि साहब आप खनन करते हो तो ये ध्यान रखना है, ये रखना है, लेकिन उस समय नहीं रखा गया। अब जो बातें हो रही हैं, अब जो बात कही जा रही है, जैसे कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि पंचायतों को दे दी जाए। देखिए, पंचायतों को या नीचे के लेवल पर जब आप जाकर देंगे तो ये सबसे गलत काम होगा। वहां पे लूट और खसोट वहीं होती रही है, जो लूट खसोट हो रही है वो वहीं से शुरू हुई थी और वहीं ले जाके आप उसको खत्म करना चाहते हो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अटका हुआ है उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए सरकार को बहुत सकारात्मकता से प्रयास करना होगा। जो नवीन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको सही स्थिति बताई नहीं जाती। वहां पे कोर्ट में कौन पेश हुआ, कौन नहीं हुआ, किस तरह से उसने अपनी बात रखी या नहीं रखी, उससे नुकसान जो हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। और वो 75,000 रुपए भर रही है, अधिकारी नहीं भर रहे हैं, उनके घर पे शायद सीधा पहुंचता होगा। तो इस मुद्दे के ऊपर सरकार को बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही तरीके से अपनी बात करनी है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत से और भी बहुत सारे विषय हैं इसी पूरे मामले को लेकर जिस पर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी कोटा से हिमांशु मित्तल हैं, अजमेर से अशोक भाटी, ये दो वो चेहरे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इस पूरी खबर को सामने लाने की कोशिश की। इसी तरीके से हमारे तमाम और रिपोर्टर अलग अलग जगहों से, जहां हमने भीलवाड़ा की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको बारां की तस्वीर दिखाई, कोटा की दिखाई, नागौर की दिखाई, अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मेहनत करके वो जानकारी लेकर आए हैं जो सवाल खड़े करती है खनन विभाग पर, पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर। इन तमाम विषयों को अपने रिपोर्टर्स के जरिए से भी उठाने की कोशिश इसी डिबेट में करेंगे और लगातार चर्चा हमारी जारी है। चर्चा में वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारे मेहमान बने हुए, लगातार चर्चा जारी है, जल्द लौटते हैं। दुखी हूं वो बजरी को लेकर, क्योंकि
जनता लुट रही है। पुलिस की कमाई बढ़ गई कुल मिला, तगड़ी कमाई होगी है ना। भी दुखी हूँ वो बजरी को लेकर, क्योंकि जनता लुट रही है। पुलिस की कमाई बढ़ गई कुल मिला, तगड़ी कमाई होगी है ना। जी हां, तो सवाल सिर्फ चिंता और चिंता का इसलिए है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर इस बात को कहते हैं कि जनता लुट रही है और यह विषय चिंता का है। तो समझा जा सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं तो हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु मित्तल लगातार हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर और अजमेर में अशोक भाटी, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक जानकारी देना बड़ा जरूरी है। दरअसल हमने शुरू में ही कहा था कि आज लाइव टेस्ट करेंगे, फोन लगाएंगे जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को और देखते हैं कि कौन बेबाकी के साथ इन तमाम सवालों का जवाब देता है कि क्यों उनके दफ्तर के पास बजरी के ढेर हैं, क्यों उनके दफ्तर के सामने से गाड़ियां गुजर जाती हैं बेरोक टोक और क्यों हो रहा है अवैध खनन। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, आप अलवर से हैं, जिला कलेक्टर हैं अलवर के, उनको फोन लगाया, फोन उठा, रिस्पांस नहीं मिल पाया। भीलवाड़ा में राजेंद्र भट्ट साहब, कलेक्टर भीलवाड़ा, उनको फोन लगाया, रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस क्या मिलता है इन तमाम जिला अधिकारियों को? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाहर हूं, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज नहीं आ रही है वो तो ठीक बात है, लेकिन एसपी सुधीर चौधरी जो कि सवाई माधोपुर से हैं, उनको भी फोन लगाया तो उन्होंने यह कहा कि साहब ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मसला नहीं है, खनन विभाग से जुड़ा मामला है, आप उनको फोन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से नागौर में भी डॉक्टर विकास पाठक, एसपी नागौर, उनको भी फोन किया गया और वही रटा रटाया जवाब कि या तो आवाज नहीं आ रही है या बाहर हैं और या फिर मेरे अधिकार क्षेत्र का मसला नहीं है और फोन ढप करके रख दिया जाता है। कोटा आते हैं हिमांशु आपके पास, कितनी मेहनत आपने की। लोग बोल रहे हैं जो खनन माफिया हैं, परिवहन करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब पुलिस की तो चांदी कट रही है, खूब कमाई हो रही है।
देखिए आशीष, इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि कहने को भले ही बजरी पर रोक लगी हो, लेकिन जिस हिसाब से कोटा में बजरी की ट्रक, बजरी की ट्रॉलियाँ आते जाते दिखती हैं, उस हिसाब से कहीं नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से बजरी पर रोक लगी हुई है। पूरे तरह से हर ओर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कार्य की बात करें, और धड़ल्ले से बिजली जो बजरी है वो आती हुई नज़र आती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ा है कि जो बजरी पहले बहुत सस्ती आती थी, अब वो आसमान पर उसके दाम पहुंच गए, और इसके साथ में चांदी कट गई है तमाम जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी, और वहीं सीधा सीधा जो जेब पर डाका पड़ रहा है वो एक आम जो उपभोक्ता है, जो किसी न किसी तरह से जो निर्माण कार्य अपने घर का करवाना चाहता है, उसकी जेब पर। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि कोटा चंबल नदी के किनारे बसा शहर है, और सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइन है कि घड़ियाल सेंचुरी का जो क्षेत्र है जहां पर अवैध बजरी का खनन होता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक कील गिराना भी एक जघन्य अपराध के तौर पर देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन चंबल नदी पर जिस तरह से अवैध बजरी का खनन होता है वो वास्तव में कह सकते हैं कि सवाल खड़े करता है, पुलिस पर सवाल खड़े करता है, प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है, माइनिंग डिपार्टमेंट पर, क्योंकि चंबल नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, और बजरी को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर नावें चलती हैं। चंबल के किनारे पर दर्जनों सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जब सवाल पूछते हैं जाकर आप हिमांशु, जब आप सवाल पूछते हैं प्रशासन से, तो जवाब क्या मिलता है ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमने आपके साथ में तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है, तो सवाल का जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? देखिए, या तो जब बात होती है अधिकारियों से, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, चाहे बात पुलिस की हो, जब बात बजरी की आती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का जो बहानेबाजी है वो अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बजरी का जो काला कारोबार है वो चल रहा है, कैमरे में कैद है, उसके बाद उसे झूठा तो नहीं बता सकते, उस पर उसे इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कोई बहानेबाजी करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने लाइव टेस्ट करके अधिकारियों को बताने की कोशिश की, तो वही हालात होते हैं। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो चेहरे भी दिखा रहे हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके चेहरे भी दिखा रहे हैं कि जिन्होंने फोन नहीं उठाया या उठाकर उनका जो एक जवाब था वो संतुष्टिजनक नहीं था, या यूं कहें कि वो कम से कम इस बात को कहते या मानते कि हाँ हो रहा है, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आता। लेकिन जनता खुद पूछ रही है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारे साथ अजमेर से लगातार अशोक भाटी भी बने हुए हैं। अशोक, आपके पास आते हैं, आप किस तरीके से वहां पर चीजें देख पा रहे हैं, और जब आप सवाल करने जाते हैं इस बात का कि क्यों हो रहा है खनन अवैध रूप से, तो जवाब क्या मिलता है आपको? जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो अजमेर के अलग अलग इलाकों में भी अवैध खनन की यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो सामने दिखाई दे रही है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर जो बजरी है वो यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगी। अवैध खनन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से बजरी जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है और किस तरह से सप्लाई है वो की जा रही है। लगातार जो है बजरी यहाँ पर जो सप्लाई की जा रही है, लगातार जो रेट है उसकी बजरी की वो बढ़ती जा रही है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो जब जोरों पर होती है तो बजरी के दाम और बढ़ते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 20,000 का ट्रक है वो 75,000 में क्यों बिक रहा है, तो जब ये चर्चा हुई है, जब सरकार ने इस बात को लिया है, तो अब थोड़े दिनों बाद और जो है इस बजरी के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से बजरी से आप परेशान हैं और कैसे दाम बढ़े हैं? सर देखिए, एक गरीब आदमी जो है अपना मकान बनाने के लिए सोचता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट और बजरी की। आज बजरी पर इतने वर्ष हो चुके हैं, कोर्ट की रोक लग चुकी है, सरकार की रोक लग चुकी है, इसके बावजूद अवैध खनन अजमेर ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस अवैध खनन की वजह से दाम जो है बजरी के 4 गुना हो चुके हैं। दाम ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जहाँ अवैध खनन होता है वहाँ पर जो है श्रमिक जो खनन कर रहे हैं वो बेचारे बजरी के नीचे आकर के मर रहे हैं रोज़, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या मानते हैं, बजरी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार भी चिंतित है इसको लेकर, लेकिन फिर भी जो है वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या होना चाहिए जो इस पे कार्रवाई? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकृति संरक्षण के लिए बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन मकान बनना और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि बजरी की इस पर रोक जो लगी हुई है वह हटे और इस पर सरकार और कानून का नियंत्रण हो और एक सही रेट में लोगों को बजरी मिले। ठीक है, ये अपने आप में बड़ा अहम सवाल है और लोगों का कि सरकार का नियंत्रण हो और रेट कम हो सके और लीगल तौर पर लोगों के घरों तक पहुंच सके, क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट है ये। और हमारा यहां पर जो खास पैनल है वो भी लगातार इस बात को कह रहा है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन लीगल तौर पर अगर चीज से हो सके,
अशोक, एक बात और आप अच्छी है जो आपने दिखाई है तस्वीरें, ये भी एक तरीके का लाइव टेस्ट है। बार बार कहता है जिला प्रशासन साहब नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। आप खुद वहां पर मौजूद हैं जहां पर ढेर लगा हुआ है बजरी का। थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कौन सी जगह है अशोक? जी बिल्कुल, ये है जो जगह है वो कचहरी रोड के पास की जगह है और इस जगह पर आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से जो है वो यहाँ पर बजरी है रोजाना सुबह सप्लाई की जाती है और यहीं से ही जो अधिकारी हैं वो निकलते हैं लगातार। करीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के पास कचहरी है और उसी के अंदर एसपी ऑफिस है, सामने ही स्वास्थ्य भवन है, उसके पास ही जिला परिषद है। तमाम जो ऑफिस है वो यहाँ पर जो है मौजूद है। इसके बावजूद भी लगातार जो है बजरी की सप्लाई यहाँ पर जो है की जा रही है, लेकिन रोकथाम की बात करें तो रोकथाम यहाँ पर नहीं की जा रही। कुछ दिन पहले जो है जिला कलेक्टर ने यहाँ पर जो है एक एसआईटी कमेटी का गठन भी किया था और बताया था कि लगातार जो है बजरी की रोकथाम को लेकर जो अवैध रूप से की जा रही है उसको लेकर एक टीम बनाई गई है जो लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती रहती है। लेकिन खनन करके यहाँ तक लाना भी अपने आप में है बड़ा खेल कि आप देखिए कितने लोग बीच में कहां पर क्या क्या ले रहे हैं पैसे और किस तरीके से जाने दिया जा रहा है। इसीलिए कह रहा है एक आदमी कैमरे पे कि पुलिस की तो बड़ी चांदी है, खूब कमाई हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का मामला चल रहा है कि आओ पैसे दो और आराम से चले जाओ लेकर। हिमांशु के पास भी कोई जानकारी है? हिमांशु, अभी आप हैंड रेस कर रहे थे, मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास? देखिए आशीष, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दें कि अब से कुछ दिन पहले ही कोटा चंबल नदी के किनारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैटल गार्ड हैं उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ा था, रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था। वो रिश्वत इस बात को लेकर के ले रहे थे कि जो चंबल के किनारे, चंबल नदी के किनारे जो भी अवैध खनन, अवैध बजरी निकाली जाती है वो अवैध बजरी के जो खनन जो लोग कर रहे हैं, काला कारोबार जो कर रहे हैं, उनसे इस बात को लेकर के ये रकम ली जाती थी कि आप धड़ल्ले से यहाँ से बजरी का अवैध खनन करिए, बस उनका जो हिस्सा है उन्हें पहुंचाते रहिए। और खुद जो डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो पकड़े जाते हैं और एसीबी उन्हें रंगे हाथों पकड़ती है। एक महीने का एक कैटल गार्ड का 10,000 रुपया फिक्स होता है निश्चित तौर पर। यानी कि पूरा जो सिस्टम है वो पैसों के दम पर चल रहा है और पैसों के दम पर जो अवैध बजरी का काला कारोबार चल रहा है। और कह सकते हैं कि उसके बाद भी आपसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जब की तो ऐसा लगा कि उसके बाद में और बल उन अवैध बजरी के खननकर्ताओं को मिल गया और बड़े पैमाने पर अब भी वहां पर जो काला कारोबार है वो फल फूल रहा है। यानी कि किसी भी तरह का डर उनके अंदर नहीं है। जिस तरह से अशोक दिखा रहे थे, हम भी अभी फिलहाल बजरी के ढेर पर ही जो आशीष है वो खड़े हुए हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ बजरी के जो बड़े ढेर हैं वो नजर आएंगे। ये आपको बता दें कि ये बजरी जब किसी तरह से जब प्रशासन और पुलिस सवालों के घेरे में होता है तो गिनी चुनी 1-2 कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसी 1-2 कार्रवाई कोटा में की गई थी जिसके बाद में उस बजरी को यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर लाकर डंप कर दिया गया पुलिस प्रशासन या उनकी तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से। हिमांशु, आपने भी लाइव टेस्ट दिखाया कि कम से कम खनन तो हो ही रहा है। अगर खनन नहीं हो रहा होता तो ये बजरी यहाँ पर दिखती नहीं। और ऐसा ही अभी अशोक ने कहा कि जहां पर लाकर देखिए कि पास में प्रशासनिक दफ्तर है, बावजूद वहां पर बजरी डंप है। इसका मतलब कहीं से खनन करके यहां पर लाई जा रही है और बीच में परिवहन के जो साधन है उसका इस्तेमाल हुआ होगा और तमाम जगहों से होती हुई यहां तक पहुंची होगी। यानी कि किसी ने रोकने की, टोकने की कोशिश नहीं की। अब सीधे पैनल के पास जाते हैं और उनसे ही चर्चा करते हैं। हमारे साथ लगातार खास पैनल मौजूद है और खास पैनल में बीजेपी नेता भी हैं, उनके पास फिलहाल जाते हैं, इस पर टिप्पणी लेते हैं कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं इस पर विभागीय स्तर पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भले कह रहे हैं कि हम तो साहब चिंतित हैं, लेकिन विभाग उनकी चिंता को समझ नहीं रहा। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर जो हमारे रिपोर्टर भी दिखा रहे हैं, जो हमने लगातार देखी अभी? ये सारी तस्वीरें ये बता रही है कि सरकार बिल्कुल इस प्रकरण को सुलझाने के लिए चिंतित नहीं है। आप ये देखिए कि पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, ये सब मिलकर लूट खसोट मचा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो भी बजरी है
वो जहां से निकल रही है वो सार्वजनिक रूप से निकल रही है, नेशनल हाईवेज पे आ रही है। नेशनल हाईवेज के ऊपर, स्टेट हाईवेज के ऊपर पुलिस के थाने हैं, टोल नाके लगे हुए हैं, पर पूरी तरह से सरकारी तंत्र निष्क्रिय और फेल हो चुका है और मिली भगत करके और पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। आप ये देखिए कि कोई इस बात का बचाव नहीं है। सरकार के समय भी थे। अगर इतनी चिंता आपने उस समय जाहिर की होती, अगर इतनी चिंता उस समय जाहिर की होती तो तमाम रिट्स दाखिल ही नहीं होती, लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही नहीं। नहीं तो उस समय नहीं, आप लोगों ने उस समय चिंता जाहिर नहीं की, आज आप चिंतित हो रहे हैं। से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाँ। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की मंजूरी को लेकर रोक लगाई थी। और आप ये देखिए उसके बाद में कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। आप इसी बजरी खनन, अच्छा इसलिए आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। और बजरी खनन क्या केवल मुद्दे की राजनीति करेंगे? अब भी मुद्दे की राजनीति करेंगे? जनता लुट रही है, मुख्यमंत्री को चिंता है और आप सिर्फ मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, आनंद सिंह जोड़ी साहब आपके पास आते हैं। आनंद सिंह जोड़ी साहब, आप हाथ भी उठा रहे थे, आपके पास आते हैं। एक टिप्पणी आपसे लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अनुराग हर्ष आपके पास। आनंद सिंह जोड़ी, आप 15 महीने हो गए, अब आप कुछ करके तो बताइए। ठीक है, खाली इससे पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है कि 25,000 की बजरी का ट्रक है। आनंद सिंह जोड़ी साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये हाँ मिल रही है प्लीज बात पूरी करें। अभी श्रीमाली जी कह रहे थे कि पंचायत स्तर पर इसको दे दिया जाए। यही नारा लेकर के जब बजरी बंद हुई थी, उसके बाद में यही नारा लेकर के कांग्रेस पार्टी गई थी गांव में, और कम से कम 60 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसका इफेक्ट आया। गांव के लोगों में एक नई चीज जगी कमाई करने की, कि हमको मिलेगी बजरी, हमको बजरी का ठेका मिलेगा। उस चक्कर में इन्होंने घूम घूम के प्रचार करके और अपनी सीटों में इजाफा किया। मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, इस मामले में बड़ी चिंता रखते हैं, लेकिन उन तक बात जाती नहीं है। जिसका कारण क्या है मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि सबसे ऊपर होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो आईएएस होते हैं। आईएएस से पूछते हैं सीएम या चीफ सेक्रेटरी से पूछते हैं। इन लोगों को पता नहीं है खनिज विभाग में क्या चलता है। खनिज विभाग में चलता है खनिज अभियंता, फोरमैन, एसएमई, एडीएम। ये लोग होते हैं, ये जाकर के आईएएस को बताते हैं और आईएएस जाकर के सीएम को बताता है। तो जब सीएम साहब ऊर्जा विभाग से आकर के खनिज में बैठेंगे, जलदायक विभाग से आकर के खनिज में आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि अवैध कहां है और कहां हो रहा है। इतना बड़ा राजस्थान है। तो ये जो नीचे के जो अधिकारी है ना, ये सब मिली भगत करके इन्होंने सबने ले रखी है। सीएसी की जो 5 तारीख को हम लोग जा रहे हैं हमारा जवाब देने, हम उनको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि ये खान इस अधिकारी की है, ये इस पुलिस वाले की है, ये इसकी है, और हम इसकी जांच करवाएंगे। सुनिए सर, आप जो ये बार बार दिखा रहे हैं ना, ये रिपोर्टरों की बात, ये आप सुबह से दिखा रहे हैं। हम लोग कुछ आपको बताना चाह रहे हैं जनता को कि क्या हुआ है। ये रिपोर्ट आप अभी रात को भी दिखा सकते हो, कल भी दिखा सकते हो। इस डिबेट में आप उसको नहीं दिखा करके हमको सुनोगे तो शायद बजरी का देखिए ये तय मत करिए प्लीज। देखिए ये तय मत करिए आनंद सिंह जोड़ी साहब, मुझे लगता है कि ये तय मत करिए प्लीज। कुछ चीजें हम पे छोड़ दीजिए ना, कुछ चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ चीजें हमारे ऊपर भी छोड़ दीजिए। ये मत तय करिए। लेकिन हाँ, जहां तक आपका पक्ष है, जहां तक आपका पक्ष है, आपके सवाल है, मैं पूरी सहज से स्वीकारता हूं और सुनना चाहता हूं। आप अपनी बात प्लीज कहें, लेकिन कुछ चीजें हमारे ऊपर छोड़ दें आप प्लीज। जी जी जी, ठीक है, आप सुनिए सर। हाँ बताएं। इन सब एक पुलिस थाने के रास्ते से 200 गाड़ियां रोज निकलती है। एक पुलिस थाने के आगे से, उसके बाजू से। एक गाड़ी के ऊपर पकड़ने पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी होती है, लेकिन वो एक गाड़ी 30 टन की 1 लाख रुपए में बिकती है। पुलिस क्या करती है कि 2 गाड़ियों को पकड़ के दिखा देती है एसपी साहब को कि हमने 2 गाड़ी पकड़ी, यानी 2 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल ली। 98 से 198 गाड़ी निकल गई, उन्होंने 200 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए दे दिए। सब गाड़ी पे 5-5 हजार रुपए का हिस्सा आ गया। नाम भी बड़ा हो गया। करना कुछ नहीं चाहते हैं। रोज पुलिस खान मतलब जो कार्रवाई हो रही है आनंद सिंह साहब, आपका मतलब ये है जो कार्रवाई कम से कम दिखाई पड़ती है सूबे के भीतर प्रशासनिक स्तर पर, वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, वो सिर्फ ये बताने की कार्रवाई कि साहब हम सक्रिय हैं। ठीक है, यही बात। बस ये ठीक है। अनुराग हर्ष आपके पास आते हैं। आप भी उस समय हैंड रेज कर रहे थे। गोटन है। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। एक टिप्पणी अनुराग हर्ष आपसे ले लेते हैं। आप भी हाथ उठा रहे थे। जो भी बात अभी तक चर्चा हुई, कुछ सल्यूशन भी क्या बताते हैं आपके हिसाब से होना चाहिए, और जो सवाल और आज के लिए मौजू हैं वो चाहेंगे रखें।
मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हर जिले में एक जगह तय है जहां पर बजरी मिलती है, और वो मिलती ही है वहां पे। वो कलेक्टर के घर के पास हो सकती है, ऑफिस के पास हो सकती है, वहां से पूरा प्रशासन घूमता है, निकलता है। खुद कलेक्ट्रेट में, खुद कलेक्टर के परिसर में, खुद मुख्यमंत्री आवास के आसपास सब जगह बजरी का काम हो रहा है, लेकिन इनको नजर नहीं आता। आखिर क्या कारण है कि हम इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पा रहे हैं? पहली बात, अगर रोक लगानी है, तो उसका विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रयास यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये रोक लगी हुई है उसको हटवाने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा, न कि ये छोटे छोटे जो आप कह रहे हो 50 की 75 हो गई है, उससे रेट्स और बढ़ रही है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो ये बजरी माफिया के साथ साथ एक रेत माफिया और खड़ा हो गया है, जो रेत निकाल निकाल के पश्चिमी राजस्थान के दोहरे गायब हो गए हैं। पूरा मरुस्थल के पूरे पहाड़ जो है वहां से गायब हो गए और उन्होंने बेच दिए। कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे कि मिट्टी का ट्रक भर के, ट्रैक्टर भर के आप कहां लेके जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी सरकार को गौर करना होगा। ये पूरा मामला जो है करोड़ों रुपए का है। खुद मुख्यमंत्री ने पूछा था विधानसभा के अंदर के 5 करोड़ रुपए कहां गए। मेरे बीजेपी के साथी यहां बैठे हैं, उनको भी बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा 5 करोड़ रुपए कहां से कहां आते थे, कहां जाते थे, उसका जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी का मुद्दा है, जिसके ऊपर हर सरकार को, हर प्रशासन को बोलना होगा। और मैं सबसे पहले कहता हूं कि इस जनता को बोलना होगा कि वो बजरी जहां से आ रही है उसको पूछा जाए, भैया तू कहां से लेके आया है। बिल्कुल, ये आम आदमी का मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जब ये शो स्टार्ट होना था 8 बजे, उससे पहले एक लाइव भी मैंने किया ऑनलाइन। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि साहब आप कुछ भी कर ले, नहीं रुक सकता। ये सवाल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ में हैं। वो कह रहे थे कि आप कुछ कर ले, नहीं होगा, सब ऐसे ही चल रहा है। अरे वैध कर दो, नहीं तो निर्माण कैसे होगा, हम घर कैसे बनाएंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि गरीब आदमी मर रहा है, अमीर का तो घर बन जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही हैं, बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। ज्यादा बढ़ती जा रही है, तभी जगदीश श्रीमाली साहब, बहुत सारा सवाल आपने सुन लिया। बंद होने के बाद में भी सरकारी विभागों में बजरी काम ली जा रही है। सरकारी कहां से आ रही है, यही तो सवाल है। कांग्रेस बीजेपी लगाएगी 2000। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। जगदीश श्रीमाली साहब आपके पास आते हैं, एक जवाब पहले ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। नवीन शर्मा साहब आपके पास आएंगे, आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, मैं आऊंगा आपके पास। जगदीश श्रीमाली से इस पर उत्तर ले लें कि ये सारी स्थितियां हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं। चिंता से आगे क्या है साहब, ये बताइए। ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल बजरी का है। और बजरी का गलत दोहन से हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उसके साथ साथ हमारे को जनता को बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है और बहुत महंगी बजरी खरीदनी पड़ रही है। तो इसके लिए तो हम सभी जिम्मेदार हैं, प्रदेशवासी सभी जागरूक रहकर प्रशासन की जवाबदेही को तय करें और हम वो सरल तरीका अपनाएं। सबसे पहला हम सुप्रीम कोर्ट से इस प्रतिबंध को हटवाने की लड़ाई लड़े और उसके बाद रेती का सही दोहन हो, नदियों को ज़्यादा गहरी नहीं की जाए। और पंचायतों को देने का जो सवाल जो मैंने रखा है वो इसका तर्क ये है कि बड़े माफिया जब दोहन करते हैं वो अंधाधुंध कमाई के लिए वो ना नदी का ध्यान रखते हैं ना पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। पंचायत की जवाबदेही होती है कि उसके क्षेत्र में नदी जा रही है तो वो नदी ज्यादा गहरी नहीं होगी, जनता के साहब कलेक्टर और एसपी मजिस्ट्रेट आज की तारीख में सजा आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के जो कल विचार सदन में आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जब कल विचार रखे तो आप देखिए कि आज और कल में सक्रिय प्रशासन हुआ और उसके बाद आने वाले समय में अगर जो पुलिस की मिलीभगत होगी सवाल आज और कल में को बर्खास्त किया जाएगा, आज और कल में एक्टिव हो जाने का नहीं है। सवाल आज और कल में एक्टिव, ऐसे तो जी राजस्थान जब दिखाता है तब प्रशासन एक्टिव हो जाता है। अभी यहां पर देखिए सवाल यह भी उठा कि 198 गाड़ियां निकल जाती हैं, 2 को पकड़ के कार्रवाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री तक जवाब पहुंच रहे हैं, कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो गलत पहुंच रही है। इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है निचले स्तर पर, प्रशासनिक अमला काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि साहब हम काम कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री तक केवल इतना पहुंच जाता है और मुख्यमंत्री खुद हैं कि वो विधानसभा के पटल पर चिंतित होकर अपनी बात को कहते हैं कि साहब जनता लूट रही है सूबे की। और लूटने वाला कौन है? शासन के अंदर काम करने वाला वो विभाग जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। नवीन शर्मा आपके पास आते हैं, आप लोग तो परिवहन से ही जुड़े हुए हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें आपने कही, पक्ष के तौर पर भी आप बने और अपनी बात कही, कमेटी का भी सदस्य हैं आप इस समय जो बनाई गई, तो कम से कम अब कौन सी चिंता और इसका सल्यूशन क्या देख रहे हैं?
और आपका देखिए, जहां तक ये चर्चा परिचर्चाएं हैं, काफी पिछली सरकार के समय से चलते आ रहे, पिछली सरकार के समय से जो माफिया का गठजोड़ हुआ है और जिस तरीके से नेताजी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, वो सिस्टम नेताजी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, उसको सुधारने के लिए नेताजी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। अजय, सुनने का भी मादा रखो, सुनने का भी मादा रखो। मैं मुख्यमंत्री जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सुनने का मादा रखो। कोई गंभीर विषय है, उस पर चर्चा हो रही है, सब लोग बैठे हैं, तो उस चर्चा को जनता तक जाने दो। आप यहां पे इसको राजनीतिक मंच मत बनाओ। आज पिछले 2.5 साल से राजस्थान की जनता पिस रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के टाइम भी इसको पॉलिटिकल मैटर बना दिया गया था, और वर्तमान में भी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, गांधीवादी है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनको आज नजरें नीचे करनी पड़ रही इस बजरी मैटर में। क्यों? कि उनके अधीनस्थ अधिकारी, उनके नीचे रहने वाले लोग उनको वस्तुतः से ज्ञान नहीं होने दे रहे। हम उन्हें कई बार कोशिश कर चुके हैं। आज जरूरी है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट से निकाल के लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होते हैं। अनुराग भाई, आपने भी देखा है, और नवीन भाई आपने भी देखा, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल इसीलिए होते हैं कि एक अच्छा प्रशासन जनता के लिए काम कर सके। सीईसी का गठन हो चुका है, सीईसी का गठन हो चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 1 महीने में। कौन अधिकारी जिम्मेदार थे, किनकी गलतियों का खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है, और आगे ये लीगल माइनिंग कैसे चालू होगी, सीईसी अपनी। ठीक है, लीगल माइनिंग कैसे आगे चालू होगी सूबे के भीतर, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बार बार एक बात जरूर दोहराएंगे, आज हमने जो सवाल उठाने की कोशिश की, किसी भी प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये बड़ी हंसी की बात, हास्यास्पद इसलिए कि कम से कम तस्वीरें हमारे रिपोर्टर लाइव दिखा रहे थे कि देखिए बजरी पड़ी हुई है। ये बजरी कहां से आती है? कौन करता है खनन? अगर कोई खनन करता नहीं तो बजरी आती कहां से है? और आती है तो प्रशासनिक अमला कार्रवाई क्यों नहीं करता? अपने आप में बड़ा सवाल है। जनता खुद देख रही है, सब कुछ सोच रही है। सूबे का जो मुख्यमंत्री है वो खुद चिंतित है, लेकिन प्रशासनिक अमला क्यों सोया हुआ है? कम से कम जाग जाइए, अब तो जाग जाइए। रिक्वेस्ट, जी राजस्थान की मुहिम लगातार जारी रहेगी, सवाल लगातार जारी रहेंगे, जवाब भी मांगेंगे। जब तक नहीं देंगे जवाब, तब तक जवाब मांगेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भी दुखी हूं, वो बजरी को लेके आऊं, क्योंकि जनता लुट रही है। पुलिस की कमाई बढ़ गई कुल मिलाकर, तगड़ी कमाई होगी, है ना।